ओके। जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेनेटिक कोड, फिर देखेंगे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद से कोशिश करेंगे कि लैक ऑपरेंड को खत्म कर दिया जाए। ठीक है। और इसी दौरान हम लोग देखेंगे आरआरएनए कैसे काम करता है और टीआरएनए कैसे काम करता है। उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहे और अपनी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर ले। कैसा? 1.5x पे कर ले या फिर 1.75x पे कर लिया जाए। ठीक है। तो हाँ, तो फिर ये मेरा स्क्रीन है और यहाँ पे अब क्लास शुरू करते हैं ना। जेनेटिक कोड्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस मैं आपको बता दे रहा हूँ। जेनेटिक कोड को किस खोज नेरेनबर्ग और मेटा ने की थी। नेरेनबर्ग और मेटा ने क्या किया था कि एमआरएनए बनाने के लिए उन्होंने हर बार अलग अलग कॉम्बिनेशंस लिए। शुरू में वो लोग क्या करते थे, शुरू में वो लोग केवल ये ए कोई एक नाइट्रोजनस बेस लेते थे विदाउट थायमिन। तो कभी ए सिर्फ लिया, कभी सी लिया, कभी यू लिया। तो उन्होंने पाया कि जब वो ए ले रहे थे तो लाइसिन उनके पूल में जमा होता जा रहा था। उसके बाद से प्रोलिन उनको मिलने लगा सी जोड़ने के बाद। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो एमआरएनए है, एमआरएनए ही किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो उन्होंने, अब सवाल था कि एमआरएनए का लेंथ बहुत लंबा भी हो सकता है, लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, 1500 हो सकता है, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। ठीक है। या फिर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनका रेंज 1000 से 500, 1000, ऐसे जो भी न्यूक्लियोटाइड का जो रेंज होगा एमआरएनए में, उस एमआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमीनो एसिड कोड करते होंगे, ये चीज़ हमारे सवाल जहन में सवाल था। तो सवाल यही था कि टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते। तो जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उनको इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस से हमें कोड करना है। तो 4 नाइट्रोजनस बेस से कोड करने के लिए हमने कॉम्बिनेशन बनाया और फाइनली हमें पता चला कि 3 का पावर 4, मतलब कि तीन तीन का अगर अमीनो एसिड सॉरी न्यूक्लियोटाइड का अगर हम लोग पेयर करें तो टोटल 64 कोडोन्स बन सकते हैं। और इन्हीं 64 कोडोन से हमारे पास बहुत सारे टोटल टोटल 20 अमीनो एसिड आएंगे। तो यहाँ पे कोडोन्स ज़्यादा है और अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ कितने, 20 है। तो यहाँ पे 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कोडोन है। इसका मतलब एक कोडोन कम से कम एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड करता होगा। तो इन कोडोन्स की प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें तो इन 64 कोडोन्स में से 3 कोडोन्स ऐसे होता है जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं, UGA, UAA, UAG। और इनमें से UGA कभी कभी सिलिनोसिस्टीन को कोड करता है और ये सिलिनोसिस्टीन किसी खास तरह के एंजाइम में उपयोग में आता है। ठीक है। UAG जो होता है वो पायरोलाइसिन को कोड करता है और ये पायरोलाइसिन बैक्टीरिया में बनता है। ये क्या है, सिलिनोसिस्टीन या पायरोलाइसिन? ये अमीनो एसिड ही है। ठीक है। सिलिनोसिस्टीन सिस्टीन से बना है, इसमें सिलीनियम ग्रुप है, सल्फर ग्रुप को हटा दिया है। ठीक है। पायरोलाइसिन लाइसिन से बना है, लाइसिन का मॉडिफिकेशन हो। तो ये सारे यूकैरियोटिक में साधारण तौर पे UGA, UA, UAG स्टॉप कोडन की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ट्रांसलेशन को स्टॉप करा देते हैं। ठीक है। यहीं पे एक AUG कोड है जो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन करता है, और यहीं पे AUG एक मिथ्योनिन अमीनो एसिड को भी कोड करता है। यहाँ पे जो स्टॉप कोडन से बहुत बार पूछा है, तो आप याद रखोगे उल्लू आ गया, उल्लू आया और उल्लू गया। तो इससे मुझे तो याद रह जाता है, तुम लोग भी ऐसे याद कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्टॉप कोडन अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज कि ये डीजनरेट्स होते हैं। डीजनरेट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो बहुत सारे अमीनो एसिड कुछ खास तरह के सॉरी बहुत सारे न्यू कोडॉन्स कोडॉन्स मतलब कि ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। कोडॉन्स किसके फॉर्म में होंगे? ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे। ये भी बात आप लिख लोगे। ठीक है। कोडॉन और ट्रिपलेट, वो कोडॉन्स क्या होंगे? ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे। तो जो कोडॉन्स होते हैं वो किसी कोई भी एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडॉन से कोड किया जाता है। देखो यहाँ पे ल्यूसीन है, ल्यूसीन एक से अधिक अमीनो एसिड से कोड किया जाता, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड सॉरी एक से अधिक कोडॉन से कोड किया जा रहा है। फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ
ल्यूसीन जो अमीनो एसिड है वो एक से अधिक कोडोन से कोड किया जा रहा है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है सारे कोडोन्स। ठीक है, और ये सारे कोडोन्स क्या कहलाएंगे फिर? डीजेनरेट कोडोन्स कहलाएंगे, क्योंकि ये एक ही ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। लेकिन कभी भी जो ल्यूसीन सी यू यू या सी यू सी होगा या सी यू ए, ये कभी भी अमीनो एसिड में या एमआरएनए में आते हैं तो कभी भी ल्यूसीन को ही कोड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ल्यूसीन जो है, ल्यूसीन एक से अधिक अमीनो एसिड से कोड कर किया जा सकता है। ठीक है, एक से अधिक अमीनो एसिड से कोड किया जा सकता है। मैं बार बार अमीनो एसिड क्यों बोल रहा हूँ? मेरा सॉरी। ल्यूसीन एक से अधिक कोडोन से कोड किया जा सकता है। ठीक है, एक से अधिक कोडोन से कोड किया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक कोडोन क्या करेंगे? प्रत्येक कोडोन, जो भी प्रत्येक कोडोन हो वो किसी खास तरह के अमीनो एसिड को ही कोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग ने देखा कि ल्यूसीन जो है वो सी यू यू से भी कोड हो रहा है। ल्यूसीन जो है वो सी यू ए से भी कोड हो रहा है। और जो ल्यूसीन है वो सी यू जी से भी कोड हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे कोडोन से? ये सारे के सारे हो गए हमारे, ये सारे के सारे हमारे डीजनरेट कोडोन हुए। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, डीजनरेट कोडोन। लेकिन यहीं पे आप देखोगे कि सी यू जी कभी भी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। सी यू जी ऐसा नहीं है कि वो जाके किसी और को एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्जिनिन को कोड कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये गलत बात है। आया बात समझ? तो यहाँ पे जो सी यू जी है, जो कोडोन्स है, वो एक अमीनो एसिड के लिए फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? अनएम्बिगुअस। ठीक है, वन कोडोन कोड फॉर वन अमीनो एसिड। लाइक जो लड़कियां होती है वो अक्सर लड़कों को क्या बोलती हैं? आई लाइक यू बट एज ए फ्रेंड। इट मीन्स कि लड़कियां क्या करती है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स बना सकती है। ऐसा मैं गलत या सही नहीं बता रहा, मुझे नहीं जानकारी है, बस मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूँ। तो लड़कियां क्या बोलते हैं? आई लाइक यू एज ए फ्रेंड, बट इट मीन्स इस ल्यूसिन, अगर ल्यूसिन क्या है, एक लड़की है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ये सारे के सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं थोड़े बेवकूफ़ होते हैं। लड़की ने बोल दिया कि आई लाइक यू एज ए फ्रेंड, इवन दो द बॉयज विल बी मोर अट्रैक्टेड एंड दे विल थिंक अबाउट द गर्ल लाइक सी इज माई गर्लफ्रेंड और सी इज माई लवर। तो लड़कों का गलत फहमी हो जाती है कि लड़कियां बोलते हैं कि यू आर एज एज माई फ्रेंड, बट लड़कों को होता है क्या? कि सी इज एज माई गर्लफ्रेंड। तो जो लड़के होते हैं कमिटेड होते हैं लड़कियों के लिए, मीन्स कोडोन्स जो होंगे वो कमिटेड होंगे अमीनो एसिड के लिए। लेकिन अमीनो एसिड कभी भी कमिटेड नहीं होगी किसके लिए? कोडोन्स के लिए। आया बात समझ? ये बात समझ में आ रहा है ना? तो फिर ये बस समझ जाना कि डीजनरेट प्रॉपर्टीज होती है कोडोन्स के पास। कोडोन्स जो होते हैं अनअम्बिगुअस होते हैं, मतलब कि एक एक के अलावा वो किसी और को नहीं देखते। एक अमीनो एसिड के अलावा किसी और को कोड नहीं करते हैं। कोडोन्स कभी भी धरती पे रहे, आसमान में रहे, सच्चा आशिक कभी भी अपने पहले प्रेम को नहीं भूलता। मीन्स यू अगर यूकैरियोटिक में भी होगा तो भी वो ल्यूसीन को ही कोड करेगा, प्रोकैरियोटिक में भी होगा तो भी वो ल्यूसीन को ही कोड करेगा। अभी तक तो दो ही तरह के सेल टाइप है ना? तो और अगर चांद पे भी कोई सेल मिला हमको तो उसमें भी सी यू ल्यूसीन को ही कोड करेगा। आया बात समझ? और कभी भी जो हम लोग कोडोन्स लिखते हैं, वो कोडोन्स कभी भी हम लोग कोमा या कोई पंक्चुएशन के साथ नहीं लिखते हैं। कोमा डॉट इस तरह से कोडोन्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, और साथ साथ में जो कोडोन्स होते हैं वो कभी ओवरलैप नहीं करते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे तीन तीन का ग्रुप है तो तीन 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 ऐसे जाएंगे ऊपर की तरह, इस तरह से ओवरलैप नहीं होंगे। जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है कि तीन आपने ए सी सी लिया फिर उसके बाद सी सी जी लिया, इस तरह से ओवरलैप कभी नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो कोडोन्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, जेनेटिक कोडोन। और इस कोडोन्स को देखने वाले, मतलब ये जो ट्रिपलेट देने वाले साइंटिस्ट का नाम था गेमो। इसके पहले जो कोडोन्स जो दिया गया, मतलब कोडोन्स कोडोन्स कह रहा हूँ हम, जो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और इस सीक्वेंस में, मतलब ये इन्हीं यही सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन बनेगा। ये चीज़ किसने बताया था? नेरेनबर्ग ने बताया था। उन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए और बताया कि ये कोडोन्स होंगे, मतलब कुछ इस तरह का सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, तो प्रोटीन बनेगा। हालांकि पूरा करेक्ट नहीं बता पाए, बट उन्होंने शुरुआत की। गेमाओ ने फिर बताया कि ट्रिप कोडोन्स जो होते हैं ट्रिप्लेट्स के फॉर्म में होते हैं।
ये दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना और उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, ये याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले बेटा, अब जो नया टॉपिक है हम लोग बात कर रहे हैं वो आर आर एन ए देख लेते हैं एक बार। और आर आर एन ए के बाद हम लोग देखेंगे टी आर एन ए, ठीक है। तो आर आर एन ए का मतलब क्या होता है बेटा? राइबोसोमल आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए। राइबोसोमल आर एन ए एक्चुअल में न्यूक्लियस के खास जगह पे होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहते हैं या फिर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन कह सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये बहुत ही एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन वाला रीजन होता है डीएनए के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन वाला रीजन होता है जो राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। जब राइबोसोमल आरएनए बन जाता है हमारे न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियर पोर से फिर बाहर आ जाता है। वहां पे न्यूक्लियर पोर से वो बाहर आ जाने के बाद से फिर वो मिलता है किससे? आर प्रोटीन से। तो आर प्रोटीन साथ में क्या? आर आर एन ए, ठीक। ये दोनों मिलके बनाते हैं बेटा राइबोसोम। क्या बनाते हैं? राइबोसोम। अब राइबोसोम आपको पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ये अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूंगा तो प्रोकैरियोट्स में बेटा ये 2 यूनिट से बने हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में होता है ये 70s। और अगर 70s की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एस क्या है? सेप्टेम्बर्ग यूनिट है। ये बताता है सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी, मतलब किस तरह से वो किस सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी से वो सेंट्रीफ्यूज करता है, मतलब कुछ समथिंग विच विल बी टेल यू द डेंसिटी ऑफ दैट आरएनए एंड प्रोटीन। और उस रेशियो से वो सेंट्रीफ्यूज करता है और वो सेपरेट किया जाता है। तो उतना तो ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस यहाँ पे याद रखना ये क्या है? सेप्टेम्बर्ग यूनिट है। क्या है? सेप्टेम्बर्ग यूनिट। बर्ग यूनिट, सेप्टेम्बर्ग यूनिट है। और ये सेप्टेम्बर्ग नाम था साइंटिस्ट का जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में इसने बताया। सेंट्रीफ्यूगेशन राइबोसोम का सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा हो ये चीज़ उसने समझाया हो, ठीक। अब प्रोकैरियोटिक में जो 70s राइबोसोम है इसके 2 यूनिट है और ये भली भांति आप जानते हैं। पहला यूनिट क्या है? प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम का पहला यूनिट, ये तो तुम लोग को पता होगा, 50s है ना। और दूसरा यूनिट क्या है? 30s। यहाँ पे जो पहला और दूसरा यूनिट है 30 और 50s, इसमें प्रोटीन्स होंगे। प्रोटीन्स के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 50s जो होता है वो 5.8 एस आर आर एन ए से बनता है, प्लस 23s आर आर एन ए होता है, ठीक है। 23s आर आर एन ए। वहीं पे जो 30s होता है वो 16s आर आर एन ए से बनता है, 16s आर आर एन ए से बनता है, ठीक। तो ये याद रखना कि इसके 2 यूनिट्स के क्या क्या आर एन ए है। आई बात समझ? नेक्स्ट आप देखोगे, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो 23s आर 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 एन ए होता है उसके पास कैटालिटिक बिहेवियर भी होता है, ठीक है। वो एंजाइम की तरह, राइबोजाइम एंजाइम की तरह भी काम करता है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने कॉपी में अभी फिर से लिख लेना, और नहीं तो फिर भूल जाओगे। राइबोजाइम की तरह काम करता है, मैंने लिख रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले इस चीज़ को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये जो यूकैरियोट्स है, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ जाएगी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो फिर वो आ जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिट। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ने कहा कि जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80s होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन जो पता होना भी चाहिए वो है कि इसके यूनिट्स। तो यूकैरियोटिक के 80s राइबोसोम के 2 यूनिट होंगे, एक होगा, बता दो भाई, 60s और एक होगा 40s। तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट 48। मत करना कि 40 और 60 100 होना चाहिए तो यहाँ पे 80 क्यों लिखा है।
एक्चुअल में ये सेंट्रीफ्यूगेशन सेंटीवर्क कोफिशिएंट के हिसाब से लिखा जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो 60 और 70s 40s जो होगा वो अपने आप में अलग अलग यूनिट्स में टूटा हुआ है। उसके यूनिट्स क्या है, 60s के जो यूनिट है वो 5s है, 5s है, 28s है, 5s आर आर एन ए, 28s आर आर एन ए, और एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कॉमन रहेगा 4.8 5.8 एस आर आर एन ए, ठीक है। वहीं पे 40s के जो यूनिट्स हो गए हैं वो है 18s आर आर एन ए। जब आप देखेंगे कि राइबोसोम किस तरह से बना होता है, तो राइबोसोम की खास तरह की बनावट होती है जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उस खास तरह की बनावट को मैं इधर बना के दिखा रहा हूँ। इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक छोटा यूनिट और एक बड़ा यूनिट। जैसे कि आपको पता है, छोटा वाला यूकेरियोटिक केस में 40s होता है और बड़ा वाला 60s होता है। तो यहाँ पे तीन तरह के आपको बैग मिलते हैं, यहाँ पे तीन तरह के पॉकेट्स मिलेंगे। पहला पॉकेट होता है यहाँ पे ए पॉकेट, दूसरा पॉकेट होता है यहाँ पे पी पॉकेट, और तीसरा पॉकेट होता है यहाँ पे ई पॉकेट। ए पॉकेट में क्या होता है, अमीनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले पहले टीआरएनए बाइंड करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, टीआरएनए बाइंड करता है, ठीक है। पी साइड पे क्या होता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज होता है। क्या होता है, पेप्टाइड फॉर्मेशन होगा। अब मैंने ट्रांसफरेज नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है, और आपको समझ में आना चाहिए कि यहीं पे टीआरएनए जो होगा जंप करके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पेप्टाइड का चेन बनते चला जाएगा। जब टीआरएनए का काम खत्म हो जाएगा तो ई क्या होगा, टीआरएनए यहाँ से क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जिट साइट है। ए साइड क्या है, टीआरएनए बाइंडिंग साइट है। पी साइड क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट है। और ई आर एन क्या है, टी आर एन ए एग्जिट साइड है, मतलब टी आर एन ए वहां से निकल जाएगा। तो अगर आप पूछोगे कि सर यहाँ पे छोटा वाला साइड का क्या काम है, यहाँ पे 30 या 40s का राइबोसोम का काम क्या है, 30s या 40s क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं सेल डर्गनो सीक्वेंस, मतलब ये एम आर एन ए को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। एम आर एन ए रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। जब एम आर एन ए को रिकॉग्नाइज कर जाते हैं तो फिर यहाँ पे हमारा बड़ा वाला यूनिट आता है और जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से काम करेगा। और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से काम होगा। आया हुआ समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको पता है राइबोसोम को किसने खोजा, राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने। किसने? बहुत पहले। जॉर्ज जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट ने इसको डिस्कवरी की थी, डिस्कवर दिस राइबोसोम। ओके, व्हाट इट इज, राइबोसोम। ये बड़ा वाला यूनिट क्या है हमारा, बड़ा वाला यूनिट हमारा सपोज 50s का है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, टी आर एन ए, ठीक है। टी आर एन ए के बारे में सबसे पहले टी आर एन ए के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले टी आर एन ए के बारे में क्रिक ने बताया था। और उस दौरान सबसे पहले टी आर एन ए है ना, उन्होंने बोला कि जो टी आर एन ए है ना, ये टी आर एन ए क्या होता है, यही मतलब कि आर एन ए से
प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, मतलब कि ये भाषा बताता है ना। इट विल चेंज द लैंग्वेज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इनटू द प्रोटीन। इट विल द इंटरफेस इट्स इंटरफेस बिटवीन न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड हमारा mRNA, ठीक है। इंटरफेस द न्यूक्लिक एसिड बिटवीन न्यूक्लिक एसिड एंड लैंग्वेज एंड प्रोटीन लैंग्वेज। क्या लिखा हुआ है mRNA में, ये कैसे पता चलेगा? वो कौन बताएगा? tRNA। और tRNA की सबसे पहला जो tRNA खोजा गया था वो होली जो होली डिस्कवर्ड first tRNA. He discovered first tRNA, that was alanine tRNA. What it was? tRNA alanine, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बता रहा है? एलानिन। सो एलानिन tRNA उन्होंने पहले खोजा था, और ये खोजा गया था किसमें? इन ईस्ट। तो इन्होंने सबसे पहले ईस्ट के अंदर ये tRNA खोजा था। इनका नाम याद रखना, होली, होले, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका, अगर 2D स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आप इसका 2D स्ट्रक्चर देखोगे तो 2D स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे पत्ती होता है ना यहाँ पे, तो उनको इस तरह से दिखा होगा तो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताते हैं। और यहाँ पे 2O हो गया, 2D बता रहा हूँ मैं, 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और 3D, जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका एल शेप्ड होता है। और अभी हम लोग 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही देखने वाले हैं, और 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझना है कि इसमें कौन सा आर्म क्या करता है, और किस तरह से यहाँ पे फिर हम लोग समझेंगे ट्रांसलेशन कैसे होता है, ठीक। तो डायग्राम, यही दिक्कत होता है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा स्किप कर लेना आप। तो एक रफ सा डायग्राम मैंने बना दिया है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। ये तो tRNA है, और ये कैसे स्ट्रक्चर है? 2D स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सा लूप क्या है और क्या उसमें लगा हुआ है। तो सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे 3 प्राइम है। ये कौन सा प्राइम है? 3 प्राइम। और ये कौन सा प्राइम है? 5 प्राइम है। ये जो 3 प्राइम है इस पे कुछ खास तरह का कोडॉन होता है, और ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। कौन कौन सा? यहाँ पे होगा ACC सीमेंट। कौन सा सीमेंट होगा? AC सीमेंट। और ACC सीमेंट क्या होता है? हरदम यहाँ पे फिक्स रहता है, ठीक है। कोई भी tRNA हो, कोई भी tRNA होगा, वो यहाँ पे इसके लिए फिक्स रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है? साई लूप होता है, ठीक है। टी साई सी लूप, यहाँ पे टी साई सी लूप इसलिए बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि इसका सीक्वेंस है ये। यहाँ पे जो साई है वो क्या है? ये बताता है सूडो यूरिडिन। यूरिडिन का मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये बना देता है सूडो यूरिडिन बनाता है ना। और सूडो यूरिडिन राइबोसोम में एंटर करने में हेल्प करता है, ठीक। उसके बाद से क्या है? नीचे वाला कोडन। नीचे वाले कोडन के लिए तो जगह नहीं है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कोडन्स होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे कोडन्स अंदर की तरफ है, लेकिन ये मात्र जो ऐसा कोडन है जो यहाँ पे
थोड़ा बाहर की तरफ निकला है, इसको हम लोग कहते हैं एंटी कोडॉन। और यही एंटी कोडॉन किसका होता है? ये एंटी कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके? कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसके? एमआरएनए के, ठीक है। एमआरएनए में एमआरएनए के जो कोडॉन्स होंगे उसके ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जैसा एमआरएनए में होगा वैसा उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये कोडॉन होगा। और इसी वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलते चला जाएगा? उसी वजह से आपको मिलता चला जाएगा नया प्रोटीन। अब नया प्रोटीन कहाँ पे बाइंड करेगा? नया पेप्टाइड कहाँ पे बाइंड कर रहा है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो है ये डी लूप कहलाता है, ये डी लूप कहलाता है। और इस डी लूप कहने का कारण है डी डी लूप, है ना। डी लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो डी है वो बताता है हमारे डाईहाइड्रोयूरिन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डाई हाइड्रो यूरिडिन कहलाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे ही एंटीकोडोन यहाँ पे कोई भी कोडोन रीड करेगा तो सबसे पहले एमआरएनए में कौन सा कोडोन होता है? एमआरएनए में हमारे पास होता है बहुत सारे सीक्वेंस होंगे और ये सीक्वेंस को पहले रिकॉग्नाइज करा जाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहता था क्या, अच्छा मैं दूसरे डायग्राम में ये तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, इसमें नहीं। तो यहाँ पे एसीसी साइड पे क्या होता है? अमीनो एसाइलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? एसीसी साइड पे क्या होता है? अमीनो एसिड यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ेगा तो इसको हम लोग कहते हैं अमीनो एसाइलेशन। क्या कहलाएगा ये? अमीनो एसाइलेशन, ठीक। तो पिक्चर कुछ इस तरह से है जो ट्रांसलेशन की। अब हम लोग ट्रांसलेशन यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रांसलेशन का पिक्चर कुछ सिंपल ही है। यहाँ पे एमआरएनए आपके पास है और ये जो एमआरएनए है ये एमआरएनए, ठीक। ये एमआरएनए जो है एमआरएनए के पास बहुत लंबा सीक्वेंस है, उसमें अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, जो ट्रांसलेट नहीं होता वो दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूटीआर होगा, यहाँ पे 5 प्राइम यूटीआर कह लीजिए अगर ये 5 प्राइम है तो। यहाँ पे 3 प्राइम ये है तो यहाँ पे 3 प्राइम यूटीआर कह लीजिए। यूटीआर का मतलब क्या कि जो ट्रांसलेट नहीं होगा, इसको कहते हैं हम लोग अनट्रांसलेटेड रीजन। तो इसी यूटीआर में ना अनट्रांसलेटेड रीजन में ही हमारे पास क्या होता है? हाँ, एक सैंडलगर्नो सीक्वेंस होता है, सैंडलगर्नो सीक्वेंस। इसी यूटीआर में सैंडलगर्नो सीक्वेंस होता है और इसी सैंडलगर्नो सीक्वेंस से हमारा बाइंड करता है क्या? राइबोसोम। तो यहाँ पे ये राइबोसोम हमारा बाइंड करता है और ये राइबोसोम जब बाइंड करता है तो सबसे पहले कौन सा राइबोसोम बाइंड करेगा? आपको हम बता चुके हैं, इसको सबसे पहले बाइंड करता है छुटकू राइबोसोम। जैसे छुटकू राइबोसोम बाइंड कर जाता है तो उसके बाद से यहाँ पे कौन सा आएगा? ए साइट आएगा। उसके बाद से कौन सा आएगा? ई साइट होगा ना। और उसके बाद से कौन सा होगा? ई साइट होगा। तो ए साइड जो होगा यहाँ पे सबसे पहले टीआरएनए एंटर करेगा और टीआरएनए कुछ खास तरीके के एंड यहाँ पे जो टीआरएनए है हमारा, मैं कैसे बताऊँ, मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ग्रीन कलर लेते हैं ना। तो यहाँ पे सपोज टीआरएनए ए साइड पे आएगा और ए साइड पे जब टीआरएनए आएगा यहाँ पे टीआरएनए, यहाँ पे क्या है? टीआरएनए के यहाँ पे क्या है? एंटीकोडोन है। ये एंटीकोडोन एमआरएनए के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एमआरएनए के जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो फिर वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा एमआरएनए से। और जैसा एमआरएनए होगा वैसे ही फिर यहाँ पे क्या जोड़ देगा? वो अमीनो एसिड जोड़ेगा। और फाइनली यहाँ इस अमीनो एसिड को आपको क्या करना है? यहाँ पे ट्रांसफर करना है इस पे। तो टीआरएनए इस पे जाएगा, टीआरएनए पी साइड पे चला जाएगा और पी साइड पे जाने के बाद से फिर वो टीआरएनए पी साइड पे जाने के बाद से यहाँ पे एक अमीनो एसिड यहाँ पे जोड़ देगा, ठीक है। अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, ठीक। तो फाइनली अब ये आगे मूव करेगा और यहाँ से एक टीआरएनए, फिर फाइनली टीआरएनए एक्स से टीआरएनए फिर बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे ये आगे मूव करते जाएगा, आगे मूव करते जाएगा और फाइनली जब वो आगे मूव करते करते सपोज यहाँ पे पहुंच गया,
तो सपोज यहाँ पे वो पहुंच जाएगा, तो तब तक यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ चुके होंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड क्या होंगे, जुड़ चुके होंगे, है ना। और यही अमीनो एसिड जुड़ के फिर क्या बना देते हैं, पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं। ये अमीनो एसिड है, सारे के सारे अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ के फिर क्या बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। याद रखना यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक खास तरह का सीक्वेंस चाहिए, जो अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। AUG सीक्वेंस चाहिए, किसमें, mRNA में। mRNA में ये AUG सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये गलत कलर हो गया, गंदा है, अच्छा नहीं है। AUG हमारे यहाँ पे सीक्वेंस होना चाहिए, और अगर AUG सीक्वेंस होगा तभी यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा, यहाँ पे ये अमीनो एसिड होगा हमारा मिथ्योनाइन। ये हमारा मिथ्योनिन अमीनो एसिड होगा, मिथ लिख रहा हूँ सिर्फ, ये हमारा मिथ्योनिन अमीनो एसिड होगा। तो ये मिथ्योनिन ऐसे जुड़ते हैं, तो कभी भी आपको पहला जो अमीनो एसिड यहाँ पे जो मिलेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जुड़ा था, उसके बाद ही ना नीचे नया वाला आएगा, तो इस तरफ जो होगा वो नया वाला अमीनो एसिड होगा, और जो सबसे लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, ये मिथ्योनिन वाला अमीनो एसिड होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन अब इसको क्या करना है, हमें टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे क्या था, उल्लू आ गया। तो जैसे ही उल्लू आ जाएगा, तो उल्लू आ जाने के बाद से क्या होगा, यहाँ पे ये सारा का सारा टर्मिनेट हो जाएगा। कौन सा चेन, यहाँ पे ट्रांसलेशन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, और ये यहाँ पे उल्लू आ गया से तो बाइंड नहीं करेगा, और जब वो बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ से ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, ये पूरी कहानी थी ट्रांसलेशन की। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था स्मॉल राइबोसोम, स्मॉल राइबोसोम यूनिट बाइंड विद सैंडलगर्नो सीक्वेंस। सेकेंड पॉइंट क्या था, एसोसिएशन ऑफ लार्जर और बिग यूनिट ऑफ लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम विद 30S और स्मॉल यूनिट, ओके, स्मॉलर यूनिट। देन थर्ड पॉइंट क्या था, एयूजी, एयूजी किसमें, mRNA में। इनिशिएट ट्रांसलेशन, और इनिशिएशन में सबसे पहले टीआरएनए एंटर्स इन ए साइट, ठीक है, एंड पेप्टिडाइल पेप्टाइड जो ट्रांसफर हुआ है ना, पेप्टिडाइल पेप्टिडाइल ट्रांसफर इज occurs at occurs at P site. At end, tRNA exit with tRNA tRNA will exit from E site. ओके, ये सारी पूरी कहानी थी। और अब टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन अकर बाय टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन अकर बाय AUG, सॉरी AUG कह रहा हूँ, ये तो इनिशिएशन है, टर्मिनेशन कडून, अकर बाय टर्मिनेशन कडून, ओके।
टर्मिनेशन कोडोन। व्हाट आर दोज टर्मिनेशन कोडोन? उल्लू आया, उल्लू आ गया और उल्लू गया। ठीक है, ये 3 टर्मिनेशन कोडोन है। ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे ट्रांसलेशन खत्म हो गया है और यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फिर तुम मुझसे पूछ सकते हो, है ना? अब मुझे बताना है क्या, मुझे बताना था लैक ओपरॉन। तो हमारे पास तो समय है, बट ये लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं कि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।